हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी। तो मैथ लॉजिकल रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आरआरबी का। तो चलिए फटाफट से डिस्कस करते हैं। एक क्लास जिसमें इससे रिलेटेड सारी चीजें डिस्कस होंगी। शॉर्ट ट्रिक्स, किस तरह से आप इजी वे में सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चंस, सारी चीजें डिस्कस होंगी इस क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। आरआरबी का जो ये एग्जाम है, वैसे तो ये वीडियो स्पेसिफिकली मैंने बनाया है आरआरबी के लिए, बट जो मैथ्स की ट्रिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो आपके सारे ही एग्जामिनेशंस में हेल्प करती है। तो आरआरबी यानी रेलवे जो बोर्ड है उसने पीजीटी, पीआरटी और टीजीटी के लिए पोस्ट निकाली है, ठीक है, जिसके लिए आप सभी ने फॉर्म फिलअप किया है, जिसमें एक बहुत अहम भूमिका मैथ्स का सेक्शन भी है। मैथ्स एंड लॉजिकल रीजनिंग, मैं दोनों ही के बारे में आज डिस्कस करने वाली हूँ। टोटल मार्क्स अगर मैं बात करूं तो टोटल मार्क्स होते हैं आपके 100, ठीक है। और स्ट्रैटेजी में हम डिस्कस करें तो बात करते हैं मैथ्स का सेक्शन, इसको मिलता है 10 क्वेश्चन होते हैं और 10 ही मार्क्स होते हैं, ठीक है। तो यदि आपके एग्जामिनेशन में भले ही इसकी परसेंटेज कम है, 10% का भी है, लेकिन एक एक परसेंट इंपॉर्टेंट होता है जब कंपटीशन की बात आती है। सबसे अच्छी बात क्या है कि यदि आप में स्पीड है, यदि आप में एक्यूरेसी है, तो आपको ये मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। समझ में आई ये बात। तो हमें क्या करना है, हमें तैयारी करनी है बेस्ट तरीके से, ताकि हम इस एग्जाम को अच्छे से क्रैक कर सकें। अब इस एग्जाम का जो मैथमेटिक्स का पोर्शन है उसके सिलेबस में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आरआरबी पीजीटी की बात करूं, रिथमेटिक, ठीक है, पोर्शन क्या है, दो पोर्शन है, ठीक है। स्पेशली अगर मैं थोड़ा सा डिफाइन करूं इसे, एक तो है आपका रिथमेटिक पोर्शन, ठीक है, और दूसरा थोड़ा सा एडवांस पोर्शन हो जाता है। तो अभी हम रिथमेटिक में देखेंगे तो हमें करने हैं परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। मैंने साथ में इसे बाइलिंगुअल करने की कोशिश की है, तो सभी हिंदी में मेंशन किया है मैंने, तो आप बिल्कुल मत घबराइएगा, सभी भाषाओं के लिए ये क्लास है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, मिक्सचर एंड एलिएशन, पार्टनरशिप, प्रॉब्लम ऑन एज, तो ये आपका क्वेश्चन आएगा। इसके अलावा एलजेब्रा में अगर मैं बात करूं, जो बीजगणित है, आपके लाइनियर की इक्वेशंस है, जिसमें लीनियर इक्वेशंस आ रही, क्वाड्रिक इक्वेशंस है, पॉलिनोमियल्स है, एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ एक्सप्रेशंस, ठीक है। इसके अलावा और थोड़ा बात की जाए नेक्स्ट पॉइंट की, तो ज्योमेट्री आती है, फैक्टराइजेशन भी आपका एलजेब्रा में ही पोर्शन में है, ठीक है, और एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। ज्योमेट्री में आपका कुछ ज्यादा नहीं आएगा, घबराइएगा मत। जो ट्राइंगल वगैरह है या बेसिक कॉन्सेप्ट है आपका, ठीक है, ज्योमेट्री से रिलेटेड, सर्कल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बन सकता है, मेंसुरेशन से क्वेश्चन बनता है, ठीक है, सिमिलैरिटी, कांग्रेंस, कांग्रेंस में जो आपका क्वेश्चन बनेगा वो भी बहुत इजी बनेगा, कोई घबराने वाला बात है ही नहीं। ट्रिग्नोमेट्री में अगर बात की जाए तो ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो होती है उस पर क्वेश्चन बनते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन आते ही आते हैं। इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज जब आप ये करेंगे तो इजीली समझ जाएंगे, एप्लीकेशंस वगैरह आते हैं ट्रिग्नोमेट्री के। स्टैटिक्स और डीआई में मीन, मीडियन और मोड, ये क्वेश्चंस तो हमेशा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, सभी के एग्जामिनेशन में बनते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन और डीआई के क्वेश्चंस, डीआई में आपको बार ग्राफ दिया जाएगा या पाई चार्ट होगा या कोई ऐसा डिटेल में टेबल कोई दे दिया जाएगा जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। देन बात आती है नंबर सिस्टम की। नंबर सिस्टम में डिविजिबिलिटी रूल्स क्या होंगे, प्राइम नंबर्स, ठीक है, कॉमन नंबर, प्राइम नंबर्स, एचसीएफ, एलसीएम, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, दीज आर द कॉमन थिंग जो कि नंबर सिस्टम में होती है। रेकरिंग डिजिमल्स है या रिमाइंडर थ्योरम है, ठीक है। इसके बाद अगर ज्योमेट्री में देखा जाए तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें कार्टेशियन प्लेन, डिस्टेंस फार्मूला, स्पीड एंड डिस्टेंस वगैरह आप देख लो, स्लोप ऑफ लाइन इक्वेशंस, ठीक है। कैलकुलस जो कि कलन से रिलेटेड है, ये जरूर आता है, वो भी पीजीटी जो मैथमेटिक्स के लिए फॉर्म फिलअप करते हैं उनके लिए स्पेसिफिकली। आपने अगर कोई और सब्जेक्ट फिलअप किया है पीजीटी के लिए तो उसमें ये वाला पोर्शन नहीं आएगा। तो आप जितना भी मैं डिस्कस कर रही हूँ, जो जो पीजीटी सभी कॉमन पीजीटी है, ठीक है, उनके लिए अलग है, और
वो पॉइंट मैं बीच बीच में बता दे रही हूँ। जैसे ये वाला पॉइंट आपका पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए है, नंबर 8 पर जो है। उसके बाद नंबर 9 पर अगर हम आते हैं तो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस बनेंगे। बेसिक क्वेश्चंस है, ठीक है, परमुटेशन जो कर्मचय होता है और कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन बनेंगे। इसके अलावा लॉजिकली रीजनिंग के और मैथमेटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस में आपका सिलोजिज्म पे क्वेश्चंस बनते हैं, जो न्याय शास्त्र के प्रश्न आते हैं। नंबर सीरीज पे क्वेश्चन बनते हैं, पैटर्न्स पे क्वेश्चन आते हैं, पजल इन्वॉल्विंग जो मैथमेटिक्स से रिलेट करता है क्वेश्चन, वो आते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं आपके जो क्वेश्चंस आते हैं। अब हम लोग करेंगे थोड़ा सा, मैं सोचती हूँ इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं ताकि जो आसान से आप समझ सकें। और मैं लेकर आती हूँ कोई PYQ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, ताकि साथ साथ में प्रैक्टिस हो और आप देख सके कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि ये परसेंटेज का क्वेश्चन, A shopkeeper offers a discount of 20% on the marked price of a product। यानी कि एक दुकानदार है जिसने जो प्राइस मार्क किया हुआ था, जो पैसा लिखा हुआ था, कॉस्ट प्राइस लिखा था, उसके ऊपर 20% का छूट दिया है। इफ द मार्क प्राइस इज ₹1500, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। तो अगर मार्क्ड प्राइस 1500 रुपए था तो सेलिंग प्राइस कितना होगा। शॉपकीपर ने 20% डिस्काउंट भी दिया है। ऑप्शन आपके सामने है, अब आप किस तरह से करेंगे। सिंपल सी ट्रिक है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। ये सम्स में आप सिंपली क्या करेंगे, बस मल्टीप्लाई करेंगे और आपका सम आ जाएगा। भाई 1500 रुपीज है, मल्टीप्लाई किया 20/100, ठीक है, ये हुआ आपका 300 रुपया। तो 300 रुपये क्या हुआ, 300 रुपये आप माइनस करेंगे कि जो डिस्काउंट था वो 300 रुपया हो, 20% डिस्काउंट, तो राइट आंसर आ जाएगा 1200, और यही इसके राइट प्राइस भी है। अब यदि आप बैंकिंग की तैयारी करेंगे तो ये नंबर्स इतने इजी नहीं आएंगे, बैंकिंग में थोड़ा सा अलग ढंग से आएंगे। तो 15, अगर 1500 100% है, कोई भी अमाउंट होता है, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, परसेंटेज का मतलब होता है 100, है ना, वो उसका पूरा हिस्सा है। तो 1500 पूरा हिस्सा है इस अमाउंट का, जिसमें से 20% मार्क्ड हुआ है, प्राइस पे डिस्काउंट मिला है, ठीक है। तो यदि मेरा 100% 1500 है, 100% अगर मेरा 1500 है, तो 10% मेरा क्या हुआ, तो 10% मेरा 150 हुआ कि नहीं, हुआ कि नहीं, 150 हो गया। यदि मुझे पता है कि 10% मेरा 150 है, तो मेरा 20% कितना हुआ, कितना हुआ, जस्ट उसका डबल। तो टोटल कितना हो गया, 300 रुपीज हो गया। बस अगर मुझे परसेंटेज ठीक से समझ में आ जाती है तो बड़े से बड़ा क्वेश्चन हो तुरंत सॉल्व हो जाएगा। तो 300 रुपया अगर मैं घटाऊंगी 1500 में, तो क्या आ जाएगा मेरा सेलिंग प्राइस, मेरा सेलिंग प्राइस आ जाएगा 1200 रुपया, ठीक है, क्योंकि डिस्काउंट दिया है ना, डिस्काउंट दिया है यानी 20% कम किया है प्राइस, कोई चीज कम हो गई है, ठीक है। तो मार्क्ड प्राइस 1500 था, उसमें 20% उसने छूट कर दी और उसके बाद बेचा है, तो यानी 1200 रुपए में उसने बेचा है। समझ में आया परसेंटेज कैसे निकालना है। इसमें आपको जब आप करते रहेंगे, सवाल प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो आपको पेन और पेपर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमें पता है कि जो भी हमारा अमाउंट है वो हमारा 100% है, तो उसका 10% कितना होगा। और यदि अगर 10% मान लीजिए, चलिए यहाँ पर भी देख लेते हैं, अगर ये मेरा 100% राशि है, अमाउंट है, ये मेरा 10% अमाउंट है, तो इसका मतलब मेरा 1% कितना हो जाएगा, 1% हो जाएगा मेरा 15 रुपया, ठीक है ना। अब तो आप किसी भी परसेंटेज को निकाल सकते हैं। अब यदि कोई आपसे पूछ ले कि इसका 22% निकालिए, तो भी अब आपके लिए आसान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। भाई 15, 150, 150, 300 हो गया 20%, और 2% आप निकालेंगे 30 रुपया, तो 330 रुपया आपका माइनस कर लीजिएगा। है ना आसान ट्रिक परसेंटेज के सम सॉल्व करने की। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। आइए देखते हैं रेशियो का एक सम। बहुत आसान क्वेश्चन है, आसान से मुश्किल की तरफ बढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। प्रश्न दिया है, द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ टू ब्रदर इज 5:7। दो भाइयों का जो रेशियो है उम्र का,
वो 5 और 7 है। अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए, अगर इनकी उम्र जो है वो जोड़ दी जाए तो हो जाएगी 48 ईयर्स, यानी कि 48 साल। तो आप बता सकते हैं बड़े भाई की उम्र क्या होगी? तो इस तरह के प्रश्न तो बहुत आसान है। इस तरह के प्रश्न में तो हम जानते हैं कि हम मान लेते हैं कि उम्र है x, ठीक है। तो यदि हम मान लेते हैं तो वो कहते हैं कि 5x को जमा करो 7x से, ठीक है, तो 48 साल बनेगा। यानी इस x की वैल्यू से मल्टीप्लाई 5, यानी 5 गुणा ये उम्र और 7 गुणा ये उम्र रहेगी, तो मिलकर 48 साल बन जाएंगे। तो यदि मैं x का मान निकाल लूं, क्योंकि अभी तो दोनों ही एक ही x का मान लेकर है, तो यदि मैं x का मान निकाल लूं जो कि मेरा निकल जाता है 4, है ना। 48 को यदि 12 से आप डिवाइड कर लेंगे तो 12 चौक 48, वो मिल जाएगा आपको 4। अब मेरे पास दोनों की उम्र मिल गई है, ठीक है, दोनों की उम्र मिल गई है और दोनों की उम्र क्या हो गई है? 48 हो गई है। मुझे बड़े भाई की उम्र चाहिए, बड़े भाई की उम्र है 28 साल। आसान है कि नहीं? ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। चलिए, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया है कि इसी एक क्लास में हम लोग सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एक प्रश्न लेते हैं लॉजिकल रीजनिंग का। ये सिलोजिज्म क्वेश्चन है, सिलोजिज्म पर क्वेश्चन बनाया गया है। ऑल टीचर्स आर ह्यूमन, सम ह्यूमन आर डांसर्स, ठीक है जी। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। यदि आप पहली बार भी इसको पढ़ रहे होंगे तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं, बस थोड़े से सर्कल बना लेने हैं, ठीक है। ऑल टीचर्स आर ह्यूमन, ये है ऑल टीचर्स। ऑल टीचर्स कह रहे हैं कि भाई सारे टीचर्स ह्यूमन हैं। चलिए ठीक है, मान लेते हैं सारे टीचर्स ह्यूमन हैं। और सम ह्यूमन डांसर है, और सम ह्यूमन जो है वो डांसर है, ऐसा भी मान लेते हैं। अब हमसे क्या कहा जा रहा है, कंक्लूजन जो निकला है, निष्कर्ष जो निकला है कि सम टीचर्स आर डांसर। वो कह रहे हैं कुछ जो टीचर्स हैं, यहाँ पर टीचर तो अंदर चले गए हैं, कुछ टीचर जो है वो डांसर है। अब ये हम कैसे बता सकते हैं? हमें तो ये कहा गया कि ऑल टीचर्स ह्यूमन है, तो ये हमें नहीं पता, ये हमें नहीं पता। नंबर 2 पे कह रहे हैं सम ह्यूमंस आर टीचर। ये कह रहे कुछ जो ह्यूमंस हैं वो टीचर हो सकते हैं। तो ये तो हो सकता है, क्योंकि ऑल टीचर ह्यूमन है, सारे टीचर ह्यूमन है, तो इसका मतलब कुछ ह्यूमन तो टीचर होंगे ही होंगे। तो क्या हो जाएगा हमारी तरफ से? तो कंक्लूजन 2 हो जाएगा, बिल्कुल सही। अब ये इस तरह के जो सिलोजिज्म के क्वेश्चन है उसमें एक और पैटर्न है, जेड वाला पैटर्न, ठीक है, जेड वाला पैटर्न। अब ये जेड वाला पैटर्न क्या है, इन चीजों को आपको ध्यान से समझना है। ए ई आई ओ, ठीक है, ए ई आई ओ। हर एक इंसान की अपनी अपनी ट्रिक्स हैं, मैंने भी कुछ अपने अपने जुगाड़ लगाए हुए हैं कि कैसे सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन अभी अगर आप आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वाला पैटर्न सबसे सरल है, आप इसको कीजिएगा। यदि आप एसएससी या बैंकिंग की तैयारी करेंगे तो आपको मैं ये वाला पैटर्न भी सिखाऊंगी। तो मैं फिलहाल चलती हूँ अगले प्रश्न पे। आप मुझे जब तक कमेंट करके नहीं बताएंगे कि मैम ये वाला भी पैटर्न बताइए, तब तक तो डिस्कस वो वाला नहीं होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए अब एक क्वेश्चन लेते हैं आपका एवरेज से। द एवरेज ऑफ 5 consecutive even number is 22. What is the largest of these number? एक औसत 5 नंबर जो कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर है, कंटिन्यू मतलब जो इवन नंबर आते जा रहे हैं पंक्ति में, वो 22 है टोटल। तो यदि मैं कहूं कि इसमें से जो लार्जेस्ट है वो कौन सा नंबर इसमें से होगा, तो आप इसका आंसर बताइए। ऐसे मामलों में सपोज कीजिए फटाफट से, जो भी नंबर हम सपोज कर सकते हैं, भाई एक्स करते हैं, इवन नंबर जो है हमें मालूम है कि 5 बोला गया है, तो x प्लस 2, ठीक है। नेक्स्ट नंबर लेते हैं, इन सबको ब्रैकेट में करते चले जाते हैं, प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 6
एंड प्लस x प्लस 8, ये टोटल नंबर है मेरा। ठीक है, इसको जब मैं ऐड करूंगी तो मेरा 22 जो है इवन नंबर का टोटल आएगा। अब मुझे नहीं पता है तो कितना है, तो सारे x को ऐड किया तो 5x मिलते हैं मुझे। बाकी सारे नंबर्स जो हैं जो इवन नंबर है, जैसे 2 इवन है, 4 इवन है, 6 इवन है, 8 इवन है, इन सबको ऐड किया तो 20 मिला। ठीक है, अब ये टोटल कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 5, 5 एवरेज ही तो निकालना है। एवरेज में तो हमें वो नंबर लिखना पड़ेगा जो नीचे दिया गया है। ठीक है, तो सिंपल है, आप सॉल्व कीजिए। ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो एडिशन वाला है तो हम इसको ये से नहीं करेंगे, बराबर में रख देते हैं आपका 22 नंबर, 5x और ये 20 है, और 22 मल्टीप्लाई हो गया 5 से, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है हम जानते हैं 110, और इसको माइनस करते हमारे पास आ जाएगा 90, और x की वैल्यू जैसे ही हमारे पास निकलेगी तो हमारे पास सारे नंबर्स निकल कर आ जाएंगे। तो x की वैल्यू कितनी निकली है, 18 निकली है। तो इसमें से सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा हो जाएगा, हम ऐड कर लेते हैं तो 24, यानी सबसे लार्जेस्ट इवन यही है ना, 8 के साथ ऐड किया तो मेरे पास आ जाएगा 24। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 24। सो दिस इज द वे टू सॉल्व सच क्वेश्चंस। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे। तो यदि क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज पर। A sum of rupees 5,000 is invested at an annual interest rate of 6% for 2 years. एक राशि 5,000 रुपए इन्वेस्ट की गई जिसका साल का इंटरेस्ट था 6% 2 सालों के लिए। तो इसका चक्रवृद्धि ब्याज पता लगाना है। अगर इंटरेस्ट साल का देना है तो उसका ऊपर चक्रवृद्धि ब्याज क्या लगेगा, तो चलिए देख लेते हैं। अगेन दिस इज सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, और बैंकिंग का क्वेश्चन अगर सेम कंपाउंड इंटरेस्ट पे आएगा तो हो सकता है उसके नंबर्स चेंज हो जाए और थोड़ा सा और उसको टफ कर दिया जाए। बट यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत आसान है, क्योंकि सबसे पहले CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज का क्या फॉर्मूला होता है, जो भी प्रिंसिपल अमाउंट होता है उसे मल्टीप्लाई किया जाता है, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसमें एक ऐड करके, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसे ऐड कर देते हैं, और यहाँ टाइम पता होना चाहिए कि कितना टाइम है। उसके बाद जो आपका बेसिक अमाउंट है उसमें माइनस कर देते हैं, जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसमें माइनस कर देंगे। यानी कि अगर मैं इसमें सिंपल ऐड करूं कि 5,000 तो मेरा था मूलधन, और जो मेरा रेट इंटरेस्ट है वो है मेरा 6%। कितने समय के लिए, 2 सालों के लिए। ठीक है जी, अगर 2 सालों के लिए है और उसके बाद मैं माइनस करूंगी 5,000 से ये जो वैल्यू आती है मेरी, तो कितनी आ जाएगी। सिंपल है सॉल्व करना, 5,000 आप इसे सॉल्व करेंगे तो 1.11236 निकल कर आएगा। ठीक है, कैसे, क्योंकि जब आप इसे करेंगे सॉल्व तो आपके पास 1.06 आएगा, ये नंबर ऊपर चले जाएंगे ना, और फिर उसका आपको स्क्वायर दिया है, इसको बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, तो ये आपका -5,000। अब आप टोटल जब सॉल्व कर देंगे तो आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बचेगा, 630 रुपए बचेंगे। समझ में आ रही है बातें। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास इतना ही अमाउंट बचेगा। इसको आसान करने के लिए 0 हटा दीजिएगा और 5 से मल्टीप्लाई आसानी से कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। आई होप आपको ये क्लास पसंद आ रही होगी। यदि क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।